हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। हमने बहुत से जो लास्ट के जो वीडियो बनाए, चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन हो, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब हो, इनमें अभी तक हमने थ्योरी ही पढ़ी, हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए, है ना, केवल ये टॉपिक्स पढ़े। हम इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस एक साथ कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो बनेंगे। आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन दिए गए क्रम में बढ़ता है। देखो, ये क्वेश्चन कई रूप में आपको दिया जा सकता है। आपको एक क्रम पूछा जा सकता है, किस क्रम में बढ़ेगा, है ना, या आपको ये क्रम दिया हुआ है और आपको ये इसका कारण पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हमको सांद्रता सबकी बराबर दी है कि सेम कॉन्सेंट्रेशन दिया है, समान मात्रा दी गई है ना, और ये पूछा है कि किसके लिए हिमांक में अवनमन अधिक होगा, है ना। इसको बढ़ते क्रम में रखना है, यानी पहले सबसे कम वाला, फिर ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा अवनमन किस में होता है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि कणों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी बढ़ेगी। हिमांक में अवनमन जो है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में जो कमी होती है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तीनों एसिड है, तीनों वीक एसिड है ना, एसिड है, लेकिन इन एसिड की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कोई दुर्बल है, कोई प्रबल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो जो दुर्बल होगा उसका वियोजन कम होगा, उसका जलीय विलयन में वियोजन कम होगा। जो प्रबल होगा उसका वियोजन अधिक होगा। वियोजन मतलब आयनों में टूटना, H+ आयन अधिक देगा। वो जो प्रबल होगा वो H+ आयन अधिक देगा, है ना, अधिक देगा, आयनों में अधिक टूटेगा, वियोजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कणों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, यानी हिमांक में अवनमन भी बढ़ेगा। तो हम पहले ये पता लगाते हैं कि इन तीनों एसिड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसमें हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वियोजन सबसे ज़्यादा होगा, कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कोई भी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड हो, है ना, वो प्रबल होगा या दुर्बल होगा, वो किस बात पर निर्भर करता है। एसिडिटी के अपन ने 11 में पढ़ा था, बहुत से रीज़न है, लेकिन मोटे मोटे रूप में आप ये मानिए कि माना कि कोई एसिड Ha है, ठीक है, ये H+ और A- हाइड्रोजन आयन त्याग करके A- आयन बनाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आयन जो बना A-, ये जितना स्टेबल होगा उतना ये प्रबल अम्ल होगा। सीधी सी बात है, जितना स्थायी ये होगा, क्योंकि उतने समय तक हाइड्रोजन आयन उपलब्ध रहेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी पर ये जितना स्टेबल होगा, एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी, ये आप ध्यान रखिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप, COOH कॉमन है, COOH कॉमन है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन त्याग देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन आयन त्याग देता है, और क्या बनाता है ये बनाता है COO- प्लस H+। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जितना स्थायी होगा, स्टेबल होगा, वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक, अब ये जो जुड़े हुए ग्रुप है ये तय करेंगे कि ये कितना स्टेबल होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज जिसके ऊपर आवेश होता है उसका स्थायित्व कैसे बढ़ता है, तो ये A- है, जब इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, जब भी ये माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। आवेश जब भी बढ़ता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो स्थायित्व कम होता है, और आवेश जब भी कम होता है तो स्थायित्व बढ़ता है। यानी नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा
तो स्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिटी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। इसमें COH से जुड़ा है CH3 ग्रुप, इसमें जुड़ा है CCl3 ग्रुप और इसमें जुड़ा है CF3 ग्रुप। ठीक है, अब देखिए आप, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें क्लोरीन जुड़ा है और इसमें फ्लोरीन जुड़ा है। हाइड्रोजन की तुलना में ही हम प्रेरणिक प्रभाव निकालते हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्रेरणिक प्रभाव ये बताता है कि हाइड्रोजन की तुलना में कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है या देता है, कौन सी प्रवृत्ति ज़्यादा है उसकी। उस आधार पर हमने दो समूह बनाए, एक तो प्लस आई ग्रुप और एक माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं? प्लस आई ग्रुप वे हैं जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप कौन से? जो हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वैसे एल्किल ग्रुप जितने भी आते हैं वो सारे क्या आते हैं, प्लस आई ग्रुप में गिने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। CH3 ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ से। ठीक है, दे रहा है तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम होगा, कम होगा तो अम्लता भी कम हो जाएगी, तो ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी कम होगी, सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, ये इसमें CCl3 है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा है। क्लोरीन के अंदर ये माइनस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। 3 क्लोरीन लगे हैं, एक इधर खींच रहा है। देखिए यहाँ पर आप, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर और ये इधर, 3 क्लोरीन अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, तो ये इस कार्बन से खींच रहा है, इससे खींच रहा है, ये इसके पास कमी होगी तो ये ऑक्सीजन से खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आवेश कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा समय तक उपलब्ध रहेगा, तो इसलिए इसकी तुलना में इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्लोरीन से भी फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, तो इसकी एसिडिटी तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो एसिडिटी आपको समझ में आ गई, ये एसिडिटी का क्रम ऐसा होगा। और एसिडिटी का क्रम ऐसा होगा, ये प्रबल अम्ल होगा तो इसमें वियोजन ज़्यादा होगा, वियोजन ज़्यादा होगा इसका मतलब आयन ज़्यादा बनेंगे अंदर, टूट करके कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। हिमांक में अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए वो बढ़ेगी, तो हिमांक में अवनमन भी सबसे ज़्यादा इसमें होगा, ट्राईफ्लोरोएसिटिक अम्ल में होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख करके समझाया भी है, आप देखिए। F की फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होने के कारण इसका माइनस आई प्रभाव सर्वाधिक होता है, अतः CF3COH प्रबलतम अम्ल है, वह एसिटिक अम्ल दुर्बलतम अम्ल होगा। प्रबलतम अम्ल होने के कारण यह आयनित होकर अधिक आयन उत्पन्न करेगा, जिससे अणुसंख्या गुणधर्म में भी वृद्धि होगी, अतः हिमांक में अवनमन ट्राईफ्लोरोएसिटिक अम्ल का सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2, केवल दूध से आइसक्रीम बनाने की तुलना में शर्करा युक्त दूध से आइसक्रीम बनाने में अधिक समय लगता है, क्यों? इसमें है केवल दूध, इसमें है दूध प्लस शक्कर, आइसक्रीम बनाने में हमको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, हिमांक। तो हम हिमांक की बात कर रहे हैं, हिमांक में अवनमन की। ठीक है, हम जानते हैं कि ये है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और ये क्या है, विलयन। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक में क्या होता है, अवनमन हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अगर
दूध अगर माना कि 95 डिग्री सेल्सियस पर सॉरी 0 है ना, तो 0 से कम यानी -1 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, या हम यूँ कह सकते हैं सपोज 1 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो अगर हम इसमें शक्कर मिला दें तो अब ये -1 से भी कम टेम्परेचर पर जमेगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना, पानी में शक्कर मिला दें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन पानी में अगर शक्कर मिला दें तो वो 0 से कम डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, यानी उसको और अधिक ठंडा करना पड़ेगा, तो उसको समय लगेगा ठंडा करने में अगर सेम टेम्परेचर है तो। अगर दोनों को हमने एक साथ रखा तो पहले कौन जमेगा, पहले प्योर दूध जमेगा, और दूध प्लस शक्कर को समय लगेगा क्योंकि उसका हिमांक जमने का जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, है ना। जिस टेम्परेचर पर वो पहले जम रहा था उसकी की तुलना में अब वो कम टेम्परेचर पर जमेगा, तो इसको समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अपन ने हिमांक में नमन को इसको विस्तार से पढ़ा है। दूध में अवाष्पशील विलय के रूप में शर्करा मिलाने पर विलयन का हिमांक कम हो जाता है, अतः शर्करा युक्त दूध का विलयन केवल दूध की तुलना में कम ताप पर हिमीकृत होगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन से किसी वाष्पशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, जो भी अनुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। जिसकी वाष्प नहीं बनती, ऐसा विलय उसके अंदर घुला हुआ हो, तो ही हम ये सब जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इस चैप्टर के अंदर और जितने फॉर्मूले पढ़े वो अप्लाई होंगे, है ना। तो ही तो वो वाष्प दाब में कमी होगी, और वाष्प दाब में कमी होगी तो ही हिमांक में कमी होगी और क्वथनांक में वृद्धि होगी और परासरण दाब क्रिएट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, इसमें हमको ये समझ में आना चाहिए कि वाष्पशील विलय के लिए ये सारे नियम लागू नहीं होते, अवाष्पशील विलय के लिए लागू होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी इस चैप्टर के अंदर मैं विलयन की बात करूँगा तो आपको ये मान लेना है कि विलयन के अंदर, शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय, वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिला रखा है, वही हमको सॉल्यूशन लेना है। जबकि सॉल्यूशन दूसरे भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको विलयन उसी को मानना है, ठीक है। इसका भी आंसर देख लीजिए। यदि विलय पदार्थ वाष्पशील है तो वाष्प दाब में अवनमन नहीं होने के कारण क्वथनांक में उन्नयन ही नहीं होगा। भाई, क्वथनांक में उन्नयन क्यों हो रहा था? क्योंकि वाष्प दाब में कमी हो रही थी। अब वाष्प दाब में कमी होगी नहीं, क्योंकि अब तो क्या है, अब तो अंदर जो विलय मिला रखा है उसकी भी वाष्प बन रही है, और विलायक है उसकी भी वाष्प बन रही है ना। तो अब विलयन बनाने का मतलब ही नहीं रहा। शुद्ध विलायक और विलयन दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब में कोई कमी नहीं होगी। अतः केवल अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ही क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, इनको बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने में प्रयुक्त करते हैं, क्यों? देखिए, NaCl, CaCl2 और CaF2 ये सारे प्रतिहिम पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिहिम। प्रतिहिम का मतलब क्या होता है? प्रतिहिम का मतलब ये होता है, ये किसी चीज़ को जमने से रोकने का काम करते हैं, है ना। किसी को पिघलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मतलब ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में सड़कें जो है बर्फ़ से पूरी तरह से ढक जाती है, तो उस पर चलने में, गाड़ियों के चलने में वगैरह बहुत दिक्कत होती है ना। वो बर्फ़ कोई ठोस की तरह नहीं होती है, वो बर्फ़ बिल्कुल ऐसी होती है कि आप उस पर गाड़ी नहीं चला सकते किसी भी कंडीशन में। तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, उसको हटाना ज़रूरी है, और हटाने के लिए उसको पिघलाना ज़रूरी है। तो पिघलाने के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि कणों की संख्या बढ़ जाए, और कणों की संख्या बढ़ने से उसका हिमांक कम हो जाए, और हिमांक कम होने से वो उस टेम्परेचर पर बर्फ़ नहीं रह पाएगी, तो वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये जल के हिमांक को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक यौगिक हैं और ये आयनों में बदलेंगे तो एक अणु, इनका वियोजन होगा, वियोजन होगा तो एक अणु, एक कण दो कणों में NaCl में NaC, ये किस में बदलेगा? Na+ और Cl- में, ठीक है। CaCl2 है,
ये किसमें बदलेगा, Ca+2 और 2Cl-। तो NaCl में एक कण 2 कणों में बदला, CaCl2 में एक कण 3 कणों में बदला, यानी कणों की संख्या बढ़ी। कणों की संख्या बढ़ी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ा, यानी हिमांक में अवनमन भी बढ़ा। तो हिमांक में अवनमन होने से अब वो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रह कर के अब 0 से कम डिग्री सेल्सियस पर जमेगी, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 0। तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक। तो ये जल के हिमांक को कम कर देते हैं, जिससे ये जमकर बर्फ़ नहीं बन पाती है। इस कारण से बन पाता है, इस कारण जब इन्हें बर्फ़ से ढकी सड़कों पर छिड़कते हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब लाल रक्त कणिकाओं को रखा जाता है जल में 1% NaCl में, 0.5% NaCl में और 0.9% NaCl में? देखिए, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर NaCl यानी लवण का, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9। इसमें गलत लिखा है, 0.09 होना चाहिए, 0.09, ये गलत हो गया है ना। तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है ये होता है 0.09%। हाँ, तो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.9% है ना। ये बिल्कुल सही है, वाह, ठीक है, वापस करेक्ट कर लेना है इसको, 0.9%। ठीक। अब हमको कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है, जब इसको जल में रखा जाए, किस में रखा जाए, जल में। अब इस जल के अंदर क्या होगा, NaCl है ही नहीं और अंदर है NaCl। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर जल की मात्रा अधिक है, अंदर जल की मात्रा क्या है, अंदर जल की मात्रा कम है। तो जल बाहर से अंदर की ओर जाएगा, है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमने परासरण के अंदर पढ़ा था कि परासरण में हमेशा विलायक के कण निम्न सांद्रता से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर केवल जल है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। अंदर क्या है, अंदर NaCl मिला हुआ है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी बाहर से जल लाल रक्त कणिका में जाएगा तो लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स फूल जाएंगी। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल। अब अंदर है 0.9% और सेकंड दे रखा है इसमें, बाहर जो हमने लिया वो सॉल्यूशन लिया 1% NaCl। अब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, अब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि परासरण के अंदर विलायक क्या है, यहाँ पर जल, सॉल्वेंट है वाटर। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, 0.9 से 1 की तरफ जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं से, रेड ब्लड सेल से जब जल बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी। तो सेकंड का आंसर क्या है, सिकुड़ जाएगी। तीसरा है 0.5%, अंदर है 0.9%, बाहर है 0.5%। ठीक है, ये है कम, ये है ज़्यादा, कम से ज़्यादा की ओर जाएगी यानी फूल जाएगी। जल बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो रक्त कणिकाएं फूल जाएंगी। अंतिम है आपका 0.9%, बाहर अंदर भी 0.9%, बाहर भी 0.9%। तो विलायक के कण गमन क्यों करेंगे भैया, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और सांद्रता बराबर होने के कारण न तो फूलेंगी और न संकुचित होंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित विलयनों को वान हाफ गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 0.1 m कैल्शियम क्लोराइड, 0.1 m KCl, 0.1 m एल्यूमिनियम सल्फेट, 0.1 m शर्करा, C12H22O11। ठीक है,
तो आप ये एक बात हमेशा याद रखिए कि वांठाप गुणांक होता है आई, ठीक है, और आई का मान वियोजन में आई ग्रेटर देन 1 होता है और संगुणन में आई लेस देन 1 होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आई मीन्स आइस, वियोजन, आइस को जब तोड़ोगे तो एक आइस का टुकड़ा एक से ज़्यादा टुकड़ों में बदल जाएगा, यानी वियोजन होगा, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। और संगुणन यानी 2 आइस के टुकड़ों को जोड़ोगे तो फिर वो 2 1 में बदल गए, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आई लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया। तो आप ये याद रखिए कि वांठाप गुणांक का मान निकालना है तो इसका मतलब ये निकालना है कि वियोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वियोजन हो रहा है तो हम देख लेंगे कि कितना आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी के, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इन चारों के अंदर आप ये देखिए कि ये जो शर्करा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी सब आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड आयनिक है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो शर्करा है C12H22O11 है ना, सुक्रोज का सूत्र भी यही है ना, जितने भी आपके माल्टोज का फॉर्मूला भी यही है, सभी ये कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे आप, डाइसेकेराइड। तो 3 प्रकार के जो डाइसेकेराइड थे आपके, लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, इन सभी का सूत्र यही है ना। तो हम इसको सुक्रोज मान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण इसका वियोजन नहीं होता, इसका वियोजन नहीं होता, तो इसका वांठाप गुणांक सबसे कम होगा, क्योंकि बाकी सब तो आयनिक यौगिक है, इनका वियोजन होगा, कणों की संख्या बढ़ेगी तो वांठाप गुणांक बढ़ेगा, लेकिन इसका वियोजन ही नहीं होता, इसका मतलब इसका तो आई सबसे कम होगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक। अब इन तीनों की तुलना करनी है। इन तीनों में हम ये निकालेंगे कि जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी, जिसमें वियोजन ज़्यादा होगा, कणों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी, उसमें उसका वांठाप गुणांक ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं। तो मैंने याद बता दिया आपको, नो आयोनाइजेशन, CaCl2, इसमें एक Ca+2 और 2Cl-, यानी एक कण 3 कण में बदल रहा है, 3 आयन्स बन रहे। KCl में एक कण 2 कणों में बदल रहा है, और Al2SO4 का होल थ्राइस में एक कण, ये एक कण 5 कणों में बदल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, जिसमें आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका आई सबसे कम। उसके बाद 2 वाला, एक कण 2 कणों में बदल रहा है, KCl, 2 से ज़्यादा 3 CaCl2, और सबसे ज़्यादा 5 कण, एक कण 5 कणों में बदल रहा है, Al2SO4 का होल थ्राइस के वियोजन से हमको 5 आयन मिल रहे हैं, यानी पहले पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 थे, अब 5 हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू होगी एल्यूमिनियम सल्फेट की, ये ध्यान रखिए आप। तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी आयन दे, आप ये पता लगा लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा आयन बन रहे हो उसकी आई सबसे ज़्यादा होगी, उसके लिए वांठाप कोफिशिएंट का मान सबसे ज़्यादा होगा। करके रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, शर्करा तथा KCl के सम मोलर विलयन समपरासरी होंगे या नहीं, बहुत सोचने की बात है। शर्करा, इसका आयनन होता ही नहीं है, KCl इसका आयनन होता है, सीधी सी बात है। समपरासरी कैसे होंगे, परासरण दाब दोनों का समान होगा तो वो समपरासरी होंगे। परासरण दाब है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर। कणों की संख्या क्या दोनों की बराबर है विलयन में, नहीं, शर्करा का आयनन नहीं होता, इसकी कम होगी। KCl का आयनन हो जाता है, एक अणु 2 अणु में बदल जाता है, K+ और Cl- 2 आयन मिलेंगे, कणों की संख्या बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गया, अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गया तो परासरण दाब भी बढ़ गया। तो इसको मैंने यहाँ स्पष्ट किया, शर्करा का वियोजन नहीं होता जबकि KCl वियोजित होकर 2 आयन देता है, तो KCl का परासरण दाब अधिक होगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या बताते हैं, KB।
इसको परिभाषित कीजिए। हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। यहाँ एम क्या, मोलेलिटी, मोललता। मोललता जानते हो ना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो के बी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, इस सूत्र से डेल्टा टी बी अपॉन एम। हमको के बी की यूनिट निकालनी है, आपने फिजिक्स में देखा होगा यूनिट कैसे निकालते हैं। तो के बी इक्वल टू अगर हम डेल्टा टी बी कर ले किसी तरह, वो कब हो सकता है, जब स्मॉल एम इक्वल टू 1 मोल पर किलोग्राम। ठीक, तो 1000 ग्राम विलायक में एम की वैल्यू 1 कब होगी, जब मोल की संख्या 1 किलोग्राम में 1 मोल घुला हुआ हो, है ना। एक तो 1/1 हो जाएगा। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ, विलेय पदार्थ घुला होने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यानी के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी जब हो जाएगा, जब एम बराबर 1 हो। डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन कब, जब 1 मोल 1 किलोग्राम में घुला हुआ हो, है ना। तो उस समय जो क्वथनांक में होने वाला जो उन्नयन है वो कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। आपको ये कहाँ से आया, देखो ये यहाँ से आया। ये है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इसको मानेंगे केल्विन। ये होता है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ऊपर आएगा ये हो जाए केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हाँ बोलो।